नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज हम करेंगे 6 दिसंबर की शिफ्ट 1 का पेपर, ठीक है। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए देखिए, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 75% ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड दस गेन्स 25% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो यहाँ से देखो रुपए में बात कर रहा है, यहाँ से तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि कह रहा है कि मार्क प्राइस के 75% पे बेचा गया है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस पर 25% का, यानी कि 125 लिख सकते हैं। यहाँ से जब निकालेंगे ना तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ से तो नहीं निकल सकता, ये सवाल था गलत। अगला सवाल करते हैं। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर 70 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखो सिंपल सी बात है, 40 30 70 की वैल्यू कितनी है, 70 दी गई थी, हमसे 100 की वैल्यू पूछेगी तो आंसर क्या हो गया, 700 हो गया। सिंपल सवाल था। देखो हम नंबर मान लेते 100, इसका 40% 40 होगा, 30% 30 होगा, तो 40 30 70 बराबर कितना दिया था, 70। अगला सवाल, अजय किसी कार्य का 5/12 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है, वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सिंपल सवाल है भाई, 5/12 भाग कर रहा था 20 दिन में, हमें निकालना था 3/4 भाग, यानी कि 20/5 12 ऊपर चला जाएगा और 3/4 हो जाएगा। 4 तियाँ 12 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 4 तियाँ 12 तियाँ 36 दिन उसको लगेंगे। सिंपल सी बात थी ना। अगला सवाल करते हैं। 15,000 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 20% अधिक, बी को सी से 25% अधिक धनराशि मिली, सी का हिस्सा ज्ञात करें। देखो बी को सी से 25% अधिक मिली, 25% को क्या ले सकते हैं, 1/4, यानी कि अगर सी को 4 मिली होगी तो बी को 1 अधिक 5 मिली होगी। यहाँ से देखो ए को बी से 20% अधिक, यानी कि अगर बी को 5 मिली, देखो यहाँ पर जो मिली वही हमने यहाँ लिख दिया है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि ए को मिली होगी 5 का 1 बढ़ गया, यानी कि 6/5, यानी कि 6 ए को मिली होगी। तो बी को 5 मिली है, सी को 4 मिली है, 6 5 11 4 15 हो गया। 15 की वैल्यू कितनी दी थी, 15,000। समझ में आ गई बात। सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 है, ठीक है, 5 नहीं है 4 है। तो देखो 4,000 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक विद्यालय में 20 लड़कियों का औसत भार 52 केजी था। 54 केजी और 50 केजी भार वाले 2 नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इस नए औसत का पुराने औसत से अनुपात क्या होगा। देखो पुराना औसत तो 52 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या क्या आ सकता है, 13 × 4 आ सकता है, यानी कि 13 चौको 52, तो 13 कहीं दिख रहा है। यानी कि नए औसत तो पुराने, पुराने वाले में हमें 13 दिखना चाहिए, तो देखो यहाँ से 13 हो सकता है ना। आंसर ये लगा सकते हैं, लेकिन 1:1 दिया तो हो सकता है बराबर हो जाए। तो देखो एवरेज से ये ज्यादा कितना लेके आया, 2 ज्यादा लेके आया। ये कम कितना लेके आया, एवरेज से 2 कम लेके आया, यानी कि एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया, 1:1 हो गया। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। एक राशि पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। देखो समान ब्याज दर, यानी कि अगर ब्याज दर आर मान लें, वैसे देखो आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6, आंसर आ गया 2:3। कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो हुआ क्या है, R% रेट थी, अगर 100 मान लें तुम्हारी राशि, तो 100 पर R% रेट से 4 वर्ष में इतना ब्याज मिलेगा। दूसरी भी कंडीशन में यही तो रहेगा, इनका हमें अनुपात बताना था बस। अगला सवाल करते हैं। देखो एक आसान सा सवाल है, अंकित मूल्य 500 है, उस पर ये छूट दी गई है। 3 क्रमुक छूट देने के बाद वो इतने में बेचा गया। देखो एक दो तो 2-3 तरीके हो सकते हैं इसके, सक्सेसिव भी हो सकता है, उससे भी। देखो X% वाला अभी छोड़ दो, 20% की छूट देंगे तो 80% चीज बचेगी। बाद में हो कितने की, 309.76 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ये कट गया यहाँ से। तो देखो 8 पंजे 40 हो गया, 1 2 3 हो गया, 30976 हो गया, 8 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। देखो 8 पंजे 40 हो गया, समझना बात को। यहाँ से करेंगे 8 3 24 हो गया, 6 बचाना, तो 8 9 72 होता है और 8 8 64 होता है, 5 बचा, 8 7 56, 1 बचा, 8 दूनी 16 हो गया। अभी भी 4 से कट जाएगा, तो 4 एकम 4 करेंगे, 8 से भी कट रहा था ना, तो 8 से काट लेते हैं। 8 7 56 होता है,
8 छंग 48, 2 बचा, 8 दूनी 16 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, यहाँ से करेंगे 8 चौक 32 हो गया, यानी कि 6 बचा, 8 8 64, 3 बचा, फिर 8 चौक 32 हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 25 का स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर वाली बात इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ पर देखो 2x% की छूट दी गई थी, यानी कि 25 और 22 इसमें छूट निकालने तो 1x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 3 की छूट दी गई, किससे 25 से गुणे कर देंगे 100 हो गया, तो 25 चौकू 100, 4 तियां 12% आंसर आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। x की वैल्यू जिंदगी में इतनी होनी चाहिए, एक ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखो, सवाल बहुत आसान है ये। देखो यहाँ पर दिया गया है, बिक्री कर सहित किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, यदि दुकानदार ने 15% का लाभ कमाया तो बिक्री कर की दर कितनी होगी। देखो जो दिया गया था 772.8 वो एसपी प्लस टैक्स था। 600 पर अगर 15% प्रॉफिट निकालेंगे, 15 छक्का 90 हो गया, 90 का प्रॉफिट करेंगे, टोटल जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया, केवल सेलिंग प्राइस। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं टैक्स ज़्यादा है, यानी कि 772.8 690 अगर घटा देंगे तो टैक्स पता लग जाएगा कितना हुआ। यानी कि घटाएंगे तो 8 हो गया, 2 बच गया, 17 से 9 गया, 8 बच गया, यानी कि 82.8 आ गया टैक्स। किस पर, 690 पर। गुणे कर देंगे क्या, 100, तो पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो चला गया, 1 जीरो नीचे इससे कट जाएगा, 12 बार पूरा पूरा कट रहा है देखो, तो आंसर क्या आ गया, 12% टैक्स की दर रही होगी। अगला सवाल करते हैं, एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है, वही संख्या जब 13 से विभाज्य की जाती है तो शेषफल प्राप्त क्या होगा। तो देखो 13 तियां 39 होता है, 13 दूनी 26, आंसर क्या बचा, 5। देखो ऐसे नंबर कभी भी दिए जाएं तो 31 में डायरेक्ट भाग कर दो 13 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं तो 7 तियां 21 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, यानी कि 45 प्लस 18 माइनस का 8। यहाँ से करेंगे तो 10 बचेगा, 45 और 10 55, ऊपर आ गया क्या, 55। नीचे देखो इनमें डिफरेंस कितना है, यानी कि 15 का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ से 15 का डिफरेंस, यानी कि 5 तियां 15 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 64 से अगर हम 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा, हमारा 55 बचेगा। तो 55/55 सभी को पता है आंसर क्या होता है, 1 होता है। अगला सवाल, 600 की धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो 600 से राशि कितनी पहुंच गई, कितनी ज्यादा पहुंच गई, 600 में 200 जोड़ेंगे 800, यानी कि 250 ज्यादा पहुंच गई, कितने, 3 सालों में। तो देखो 1 साल में कितनी ज्यादा पहुंची होगी, 3 का डिवाइड कर देंगे, ये 1 साल क्या आ गई, यानी कि 600 पर इतने का प्रॉफिट हो रहा है 1 साल में। देखो 600 पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 साल में, अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 600 का भाग करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, आ जाएगा ना। तो यहाँ से करेंगे 250/6 तियां 18 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, यानी 125/9% आंसर आ गया। समझ में आ गई ना। अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो सिंपल सा कर लिया करो, जैसे 250 एक्स्ट्रा मिल रहा था, किस पर मिल रहा था, 600 पर मिल रहा था, गुणे टाइम कितना था, 3 वर्ष, और हमें रेट निकालनी थी बटे 100। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं, यदि एक 11 अंकीय संख्या ये दी गई है 88 से द्वारा विभाजित तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। देखो 88 से विभाज्य का मतलब 11 से और 8 से विभाज्य होनी चाहिए। समझ में आ गई बात, यानी कि 8 के लिए लास्ट के 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर देखते हैं तो 8 चौक 32, 31 से ज़्यादा हो गया, तो 8 तियां 24 करेंगे, 24 करेंगे तो 7 बचेगा, y की वैल्यू 2 रख दे तो 8 ने 72 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 2 रख दी। अब 11 का नंबर आया, यानी कि 6 5 11 हो गया, 11 और 8 19 हो गया, 19 प्लस x हो गया और 22 हो गया, 22 प्लस 24 हो गया, यानी कि 24 प्लस x आ गया। यहाँ से देखेंगे 7 4 11 हो गया, 11 और 9 20 हो गया, 20 और 5 25 हो गया, 25 1 26 हो गया। समझ में आ गई बात, यानी कि इनका डिफरेंस या तो आ जाए 0 या तो आ जाए 11, तभी 11 से डिवाइड होगी। तो हम यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, 2, x की जगह 2 रखेंगे तो 24 तो 26 हो गया, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई, y की भी वैल्यू 2 आ गई, तो काटेंगे तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। देखो
पिघलाकर, किसको, ठोस घन को पिघलाकर बेलन बनाया गया, यानी कि दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, दोनों को वॉल्यूम बराबर होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया था, यानी 6a² की वैल्यू 726 दी गई थी। तो यहाँ से निकालेंगे तो 6 एकम 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, यानी a बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखो हमें हाइट निकालनी थी, यानी कि 11 के क्यूब सभी को पता है 1331 होता है, बराबर पाई की वैल्यू सभी को पता है 22/7, r² 11 दिया था, यानी 11 गुणे 11 इंटू h हो जाएगा, यानी कि 2 बार 11 थे वो तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से करेंगे तो 11 दूनी 22 हो गया, तो h बराबर कितना आ गया, 7/2, यानी कि लिख सकते हैं 3.5। समझ में आ गई। अगला सवाल करते हैं। मिस्टर राम ने अपने धन में से 60% धन अपनी पत्नी को दिया, शेष धन में से उन्होंने अपने तीनों बच्चों को 20% प्रत्येक को धन दिया। उसके बाद शेष धन का 3/5वां हिस्सा विविध वस्तुओं पर व्यय किया गया और शेष 9600 को बैंक में जमा कर दिया गया। मिस्टर राम ने अपनी पत्नी को कितना धन दिया है? तो देखो राम के पास हमने मान लिया टोटल धन था 100, उसमें से उसने 60% अपनी पत्नी को दे दिया। उसके बाद बचा कितना उसके पास 40, उसमें से 20% प्रत्येक को दिया, यानी कि अगर 20% इसको निकालते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि तीनों को कितना दे दिया, 24 दे दिया, यानी कि उसके पास अभी भी बचा कितना है, 16 बचा है। अब जो शेष धन बचा उसका 3/5वां हिस्सा विविध वस्तुओं पर व्यय कर दिया, तो बचा कितना, 2/3। देखो 3/5, 5 में से 3 खर्च कर दिया, बचा कितना, 2/5 बचा है। इसी की तो वैल्यू दी गई थी 9600। हमसे पूछा क्या गया था कि उसने अपनी पत्नी का धन कितना दिया, ठीक है, तो 60 की वैल्यू निकालनी थी, बस सिंपल सा सवाल था, यानी कि 96 गुणे कर देंगे, बटे कर देंगे 16 गुणे 2, 5 ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, 16 छक्का 96 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया, यानी कि 3 जीरो और जो आ रहे हैं वो भी जोड़ दो। तो आंसर क्या आ गया, 90,000। सरल सवाल था बिल्कुल। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार को किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 70% का लाभ होता है, उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया? हमेशा हमने ये चीज बताई है, मार्क प्राइस लिखो, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हो रहा है 70% का, वो उधर लिख दो, जो छूट दे रहा है ना वो इधर लिख दो। तो 17 एकम 17 हो गया, 17 पे ना 50 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दिखाई दे रहा कुछ? 50% मतलब 100% उसने बढ़ा दिया, 50 कह रहा हूँ। देखो एक की वृद्धि की किस पर, एक पर गुणे कर देंगे तो 100% उसने अधिक मूल्य अंकित किया। अगला सवाल। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से सी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल इतनी थी, तो ए बी रेशियो बी सी के बीच की चालों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से देखो ए बी की कितनी थी, 30 थी, बी सी की 45 थी, यानी कि 15 थी, 45, 15 दूनी 30, ये आंसर हो गया 2:3। अगर मान लो यहां से पूछा जाता दूरी का अनुपात, तब कैसे निकालते? तो देखो दूरी का अनुपात, देखो 30 हमें पता था, 45 यहाँ से चाल पता थी, और टोटल कितनी थी एवरेज 40, डिफरेंस 5 हो गया, यहाँ से करेंगे 10 हो गया, यानी कि 1:2 आ गया। ये आया टाइम का अनुपात। टाइम का अनुपात कैसे आया, कैसे पता लगा? हम देखो स्पीड लिखते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में लिखते हैं, नीचे क्या है, घंटा आ रहा, तो यहाँ पर जो भी रेशियो आता जिसके सापेक्ष में काम होता वही आता है। तो देखो 1 घंटा चल रहा है ना, 30 की चाल से जाएगा 30 किलोमीटर जाएगा, 45 की चाल से जाएगा 90 जाएगा, यानी कि 30 एकम 30 हो गया, 30 तिरका 9 हो गया, 90 हो गया, तो आंसर 1:3 हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 6 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत आयु 29 वर्ष थी। 8 वर्ष पूर्व ए और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी, बी की वर्तमान आयु क्या है? देखो कितना सिंपल सवाल। अगर हम ए बी सी की वर्तमान निकालें तो 9 6 15 35 हो जाएगा, सभी में 6 6 जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो ये निकलेगा। तो ए और सी का अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 27, 8 वर्ष पूर्व दिया था, यानी 8 7 15 35 हो जाएगा। यानी कि सवाल कितना आसान बन गया है। हमें बी की वर्तमान आयु निकालनी कितनी हो गई, 35 वर्ष हो गई। सिंपल सवाल बन गया ना। अगला सवाल करते हैं। एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में उससे दोगुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो सवाल बहुत आसान था।
देखो पहली बार में अगर दूरी वो 1 जा रहा है, दूसरी बार में 2 जा रहा है, और उसकी चाल कितनी दी थी, 25 चाल से जा रहा है, यानी कि ये समय निकल के आ गया। ये समय है तो जो इसमें जा रहा है 25 प्लस ए चाल से, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की चाल ए मान ली, इससे समय 40% कम लग रहा है, यानी कि 60% समय लग रहा है। इसको कर दो बराबर, तो 20 तियां 60 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, यहाँ से करेंगे 55 25 हो गया, यानी कि 1/10 बराबर 3/25 प्लस ए। ऑप्शन का सहारा ले लो, क्योंकि 1/10 हमें इस साइड भी बनाना है, यानी कि यहाँ पर अगर 5 रख देंगे तो 3/30 हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा, आंसर क्या आ गया 5। अगला सवाल करते हैं। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। इन दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया, 20 मिनट बाद टैंक के तल में एक रिसाव देखा गया, जिससे तुरंत बंद कर दिया गया। इसके 15 मिनट बाद टैंक पूरा भर गया था। रिसाव पूरे भरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है? तो यहाँ से देखो 36 मिनट और 45 मिनट, इनको पकड़ो पहले। एलसीएम लेंगे तो देखो 9 चौक 36, यानी 9 गुणे 4 गुणे 5 आ गया। तो यहाँ से देखो 5 हो गई इसकी इफिशियंसी, इसकी 4 हो गई। अब कह रहा है कि 20 मिनट बाद देखा गया है, लेकिन बंद करने के बाद 15 मिनट बाद वो भर गया। यहाँ से टोटल काम निकाला 180, और 5 4 9 की इफिशियंसी से अगर वो 15 मिनट काम करता तो 135 काम करता, यानी कि 10 से 5 गया 5 हो गया, 7 से 3 गया 4 हो गया, यानी कि जो 45 काम हुआ है इसमें ए प्लस बी और माइनस सी, यानी कि खाली करने वाला भी चलता रहा। लेकिन कितनी 20 मिनट तक ऐसा हुआ है, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर लिख सकते हैं 45/20। यहाँ से इफिशियंसी आ गई, तीनों को जोड़ने या घटाने पे जो कुछ भी हुआ होगा। 5 ने 45, 5 चौकू 20 हो गया, यानी कि ए प्लस बी कितना है 9 है। 9 माइनस सी बराबर 9/4 हो गया, यानी कि सी बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 9/4, 9 चौक 36, 36 से 9 गया 27/4 आ गई इफिशियंसी किसकी, सी की। टोटल काम कितना था 180, वो 27 की इफिशियंसी से करता है, यहाँ 4 हो गया, 9 तियां 27 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि 80/3 हो गया। 3 दूनी 6 करेंगे, 2 बचा, 3 छक 18, 26 से 2/3 मिनट में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। अगला सवाल। एक आयताकार मैदान की भुजा 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। यदि लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो पुराने क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? पुराना देखो, पुराना ओल्ड वाला देखो, सबसे पहले एरिया क्या होगा 20 गुणे 10 होगा। न्यू वाला एरिया क्या होगा, न्यू वाला एरिया देखो 20 है, 10 की वृद्धि हो गई, यानी कि 110% लिख सकते हैं, गुणे चौड़ाई में कितनी वृद्धि हो गई 20% की कमी हो गई, यानी कि 80% लिख सकते हैं। समझ में आ गई, यानी कि 2 जीरो यहाँ से चले गए, ये 2 जीरो यहाँ से चले गए। यहाँ से देखो 20 से 20 चला जाएगा नहीं, क्योंकि ये काट चुके थे, यानी कि यहाँ हो गया 100। इधर क्या बचा 11 गुणे 8 बचा, 4 दूनी 8 हो गया, इधर 25 हो गया, यानी कि 25/22 आंसर आ गया। समझ रहे हो ना विनोद? अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति ने 50,000 की धनराशि 2% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली। पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्र धन कितना अंतर होगा? 5 दूनी 10, यानी कि 20 का दर। देखो कैसे हुआ, 50,000 लिखा, पहली साल अगर निकालते ब्याज तो 1,000 आता, दूसरी साल भी 1,000 आता, फिर इसका 2% निकालते कितना आता 20 आता। देखो राशि हमारी ये थी, पहले साल अगर मिश्रधन बनाते उसमें 1,000 जोड़ते, दूसरी साल का मिश्रधन बनाते तो ये पूरा जोड़ना पड़ता। तो यहीं से देख लेते हैं ना, ये तो इससे कट जाएगा ना, डिफरेंस कितना आ रहा है केवल 20 का ही तो आ रहा है। और इससे आसान क्या सवाल चाहिए? अगला सवाल। एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया था। कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति 4 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले गए। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या कितनी थी? देखो 8 दिनों में पूरा करना था, लेकिन 20 व्यक्तियों ने काम कितने दिन किया? 4 दिन काम किया, यानी कि पूरा काम था 160, 4 दिन काम किया तो 80 काम किया, बचा कितना काम? 80 काम किया। कई आदमी चले गए थे? 4 आदमी चले गए थे, आदमी बचे कितने हैं? 16 आदमी, यानी कि 80 काम जो बचा है वो 16 आदमी करेंगे, 16 पंजे 80। 5 दिन ये लगे, 4 दिन ये वाले लगे थे, तो टोटल दिन 9 दिन लगेंगे, यानी कि 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 9 आया। अगला सवाल। यदि कंक्रीट में चूने के
3 भाग, बजरी के 7 भाग और रेत के 6 भाग हैं, तो 800 केजी कंक्रीट में बजरी की मात्रा कितनी होगी। देखो कंक्रीट के चूने के 3, बजरी के 7, रेत के 6 भाग। देखो 7 3 10 और 10 और 6 कितना हो गया 16। 16 की वैल्यू कितनी थी 800। हमसे बजरी का पूछा यानी दूसरे वाले के, यानी 7 की वैल्यू पूछी। 16 पंजे 80 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, 350 आंसर आ गया। अगला सवाल करें। बिल्कुल, देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले किसके ऊपर दावा बोला जाता है, ऑफ के ऊपर बोला जाता है। तो 3 त्रिका 9, 9 2 11/3 गुणे 2/5 हो गया, यानी कि यहाँ से आ गया 22/5 15। यहाँ पर देखो भाग का साइन था, यहाँ पर भी भाग का साइन है, यानी कि देखो 3/4 गुणे 2 एकम 2 1 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 दूनी 8 1 9/4 लिख सकते हैं। गुणे का साइन करेंगे तो 4 ऊपर 9 नीचे आ गया, प्लस का कर सकते हैं। 5 दूनी 10 11/2 और गुणे का साइन करेंगे 15 आया था ना 22/15, तो 15 ऊपर 22 नीचे हो गया, तो 11 दूनी 22 हो गया। यहाँ से कुछ कटा, 4 से 4 चला गया, 3 त्रिका 9 चला गया, यानी कि 1/2 प्लस 15/4 हो गया। यानी कि 2 का गुणा यहाँ करते हैं तो 15 2 17/4 आ गया ऊपर की साइड। अब नीचे देखो 4/5 गुणे 7 दूनी 14 1 15/2 और फिर देखो गुणे का साइन करेंगे 4 ऊपर 3 नीचे हो गया। 5 3 15, 3 से 3 चला गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 आ गया, यानी कि इसके बटे करेंगे 8 हो गया, यानी कि 17/32 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है जो अंकित मूल्य से 25% कम है, ठीक है। यदि वस्तु को 15% की छूट पर बेचा जाता है तो इस लेन देन में अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे ही ये सब कुछ दिया जाए और परसेंटेज में ही बात हो तो देखो मोस्टली ये वाले नंबर काम में नहीं आते। देखो अंकित मूल्य अगर 100 मान लें, कॉस्ट प्राइस क्या 25% कम है, यानी कि सीपी हमारा 75 हो जाएगा अगर मार्क प्राइस 100 है। 15% की छूट किस पर दी जाती है, हमेशा मार्क प्राइस पे, तो 85% में बेचा होगा, यानी कि 75 की चीज 85 में बेचा, कितने का प्रॉफिट 10 रुपए का, किससे 75 से गुणे, तो यानी 25 चौकू 125 या 75 हो गया, यानी कि 40/3 का मतलब हो गया 13.33%। अगला सवाल। चलिए 6 तारीख की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है और इसी तरीके से अब ज़्यादा सेट नहीं बचे हैं। आज हमारा जी ये 40 नंबर का सेट था, 20 60 यानी कि 22 सेट के आसपास बचे हुए हैं। 22 या 23, 63 सेट है ना, तो 23 हो गए। समझ लो आप अच्छे से पढ़ाई करो, हम तो कंप्लीट कर देंगे, ऐसा नहीं है आप लोग कमेंट करते हैं कंप्लीट कर देना, हमारी तरफ से कंप्लीट होगा। बस ये डिपेंड करता है कि आपकी तरफ से कितना कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए मन लगा के, बहुत वैकेंसी है, बस आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।